बच्चों देखिए, हमारी जो सीरीज़ है ना 5000 प्लस वाली, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए? 9150 तक, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट लेके आई। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए। ये सीरीज़ बच्चों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, ठीक है, चाहे तुम्हारा स्टेट का एग्जाम है फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये ना। तो उनको देखो क्वेश्चन, एक तुम्हें PYQ मिल रहा है, साथ साथ में उसका करेक्ट आंसर विद एक्सप्लेनेशन मिल रहा है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों सीरीज़ है। ओके, तो इसमें पहले हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करे थे, बाद में जो है इसमें मिक्स क्वेश्चंस लेके आए। जो भी तुम्हारे पेपर होते रहते हैं सारे क्वेश्चन में इसमें ऐड कर देती हूँ। ओके, जैसे देखो अभी हमने जो चला रखा है, ये छत्तीसगढ़ का पेपर हुआ था, देखो 12 अप्रैल का ये पेपर हुआ है रिसेंटली। ठीक है, तो जितने भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं मैंने सारे इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। और बच्चों अगर रिसेंटली कोई और पेपर रह भी गया तो तुम बता देना मेरे को, ठीक है। कुछ है तुम्हारे पास कोई पेपर जो रिसेंटली हुआ हो मेरे दिमाग में ना हो, है ना, तुम प्रोवाइड करा सकते हो मेरे को। तुम्हारे पास email ID भी है बाकी, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप भी है, व्हाट्सअप भी है नंबर, तो आप प्रोवाइड करा देना, ठीक है। और बाकी अभी हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। और तुम्हें अगर इसका PDF चाहिए क्विक रिवीजन के लिए, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए, फार्मा MCQ ऐप अवेलेबल है ना। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी प्ले स्टोर पे से भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। ओके, देखिए क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग कोज पिन पॉइंट प्यूपिल इन ओवरडोज, है ना। ओवरडोज में पिन पॉइंट प्यूपिल करा देता है, इसमें से कौन सा ड्रग बच्चों? ओपियोइड कराएंगे, कोकेन कराएगा, एम्फिटामिन की कैनबिस। तो हमारे ओपियोइड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, पिन पॉइंट प्यूपिल करा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओपियोइड हो जाएगा, ऑप्शन ए। कह रहे पिन पॉइंट प्यूपिल जो होता है ये करेक्टरिस्टिक साइन होता है ओपियोइड की टॉक्सिसिटी या फिर ओवरडोज में हमें देखने को मिलता है ना। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो जाता है। बाकी जो कोकेन हो गया, एम्फिटामिन हो गया, ये सब जो है ये पिन पॉइंट प्यूपिल ना करा के ये प्यूपिल को डायलेट करा रही होती है बच्चों, मिड्रियासिस जिसे बोलते हैं। ओके, कह रहे चूज थियरी दैट एक्सप्लेन साइज रिडक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स बाय कंप्रेशन मॉडल। कौन सी साइज रिडक्शन की आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं ना, बॉन्ड, किक और रिटिंगर थ्योरी जो हम साइज रिडक्शन की पढ़ते हैं। एक तो इनके नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम जो है मैंने आपको ना KBR से, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको याद भी कराए थे ना। KBR जो होता है इसे किक थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी और रिटिंगर थ्योरी, है ना। ये 3 थ्योरी है साइज रिडक्शन की। एक बार तो नाम ही इंपॉर्टेंट है इसके। अभी तुमसे अंदर जाके क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सी थ्योरी के बारे में बताया हुआ है कि भाई कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करिए साइज रिडक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल बाय कंप्रेशन मॉडल। तो पता है कौन सी है? बॉन्ड, किक, रिटिंगर या ग्रिफिथ। तो एक किक थ्योरी होती है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे किक थ्योरी जो होती है क्या कहती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शन, किसके प्रोपोर्शनल है? रेशियो ऑफ इनिशियल साइज टू फाइनल साइज, है ना। पर्टिकुलरली एप्लीकेबल टू कोर्स क्रशिंग के लिए एप्लीकेबल, रिडक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स के लिए जहाँ पर पार्टिकल्स आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। ओके, बाकी जो बॉन्ड थ्योरी होता है इसमें इंटरमीडिएट क्रशिंग होता है। तो ये ना इसमें इसका प्रिंसिपल एनर्जी रिक्वायर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट डायमीटर, ध्यान रखना है। और जो किक थ्योरी है वो कोर्स क्रशिंग के लिए, लार्ज पार्टिकल के लिए है, ये जो हमने देख ही लिया क्वेश्चन में बना हुआ था, है ना। एनर्जी इसमें प्रिंसिपल है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रिडक्शन रेशो, साइज रिडक्शन प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। और रिटिंगर जो है इसमें फाइन ग्राइंडिंग स्मॉल पार्टिकल साइज के लिए होता है, इसका प्रिंसिपल है एनर्जी रिक्वायर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू सरफेस एरिया जनरेटेड। ओके, नेक्स्ट देखिए, अरेंज करना है फार्माकोकाइनेटिक फेज ऑफ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कनेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो आपने देखो एक्सक्रीशन, तुम्हें एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें अरेंज करना है, कौन सा पहले आएगा। देखो इस तरीके से ऑप्शन है। तो हम लोग पढ़ते हैं ADME, फार्माकोकाइनेटिक में ADME पढ़ाती हूँ ना मैं तुम्हें। ADME एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले ड्रग हमारी जो है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम में जाती है। सबसे पहले ड्रग का क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद वो टिश्यूज में जा रही है, ब्लड से टिश्यूज में जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो है उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फिर उसका एक्सक्रीशन हो रहा है तुम्हारे ड्रग्स का ना। तो ADME पढ़ते हो ना तुम बच्चों, ADME की स्टडी। तो देखो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, बी वाला सबसे पहले आएगा। देखो बी सबसे पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में बी सबसे पहले, जो कि ऑप्शन बी में दिया है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं हुए ये ऑप्शन ABCD ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेकंड वाला तुम्हें, ठीक है, ये देख लेना, बी होगा सबसे पहले, बी होगा, है ना। एब्जॉर्प्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जो है मेटाबॉलिज्म और देन एक्सक्रीशन सबसे बाद में, ऑप्शन ए सबसे बाद में होगा। ठीक है,
मेरे हिसाब से मैं तुम्हें समझा पाई हूँ, है ना। एब्जॉर्प्शन में ड्रग जो है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो है भाई, अब ये तो है नहीं कि ड्रग बॉडी में ही रहेगी भाई, वो बाहर एक्सक्रीट आउट होएगी, लेकिन उससे पहले क्या है भाई, आपकी जो ड्रग है लिपोफिलिक थी तो उसको जो है हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा एक्सक्रीट होने के लिए, तो वो जाएगी लीवर के पास में जहाँ पर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, फिर वो जाके फिर किडनी के थ्रू जो है एलिमिनेट हो जाती है, फिर ड्रग और उसके मेटाबोलाइट्स एलिमिनेट होता है फ्रॉम द बॉडी से प्राइमरली वाया किडनी। ओके, नेक्स्ट देखो, इन डिस्पेंसिंग फार्मेसी एक्सटेम्पोरिनस प्रेपरेशंस रेफर्स टू। एक्सटेम्पोरिनस प्रेपरेशंस का मतलब बता दो। कह रहे फैक्ट्री मेड मास प्रोडक्ट होते हैं, पेशेंट स्पेसिफिक ऑन डिमांड फॉर्मुलेशंस होती है, ओवर द काउंटर कॉमर्शियल आइटम है या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड जेनरिक्स होती है। तो एक्सटेम्पोरिनस प्रेपरेशंस होते हैं पेशेंट स्पेसिफिक ऑन डिमांड फॉर्मुलेशंस है बच्चों ये, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। कह रहे ये जो एक्सटेम्पोरिनस प्रेपरेशंस होती है, मेडिकेशन स्पेसिफिकली कंपाउंडेड बाय फार्मासिस्ट टू मीट एन इंडिविजुअल पेशेंट्स यूनिक नीड, है ना, यूजुअली क्रिएटेड अपॉन रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन व्हेन नो कमर्शियल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता बच्चों, है ना। इसमें प्रिपेयरिंग, मिक्सिंग, असेंबलिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफन यूज्ड फॉर कस्टमाइजिंग डोज फॉर चिल्ड्रन, है ना, एल्डरली या डोज रिक्वायरिंग स्पेशल फॉर्मुलेशन, जैसे कि लिक्विड इंस्टेड ऑफ टैबलेट्स, है ना। तुम्हारे पास टैबलेट्स अवेलेबल है लेकिन तुम्हें जो है लिक्विड प्रोवाइड करना, सिरप प्रोवाइड करना, तो इस तरीके से ये एक्सटेम्पोरिनस प्रेपरेशंस होती है। ओके, कह रहे ट्रीटमेंट ऑफ निकोटिन डिपेंडेंस इंक्लूड, है ना। तो कह रहे कि निकोटिन की डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए क्या दोगे, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, मॉर्फिन, डायजेपाम, ओमेप्राजोल। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी आता है बच्चों। ये जो एनआरटी है, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, फर्स्ट लाइन एफडी अप्रूव्ड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है निकोटिन के डिपेंडेंस के लिए। इट वर्क बाय प्रोवाइडिंग ए लोअर कंट्रोल्ड डोज निकोटिन विदाउट द हार्मफुल केमिकल फाउंड इन टोबैको, हेल्पिंग टू रिड्यूस विड्रॉल सिम्टम्स एंड क्रेविंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग इंजेक्टेबल आयरन। भाई आयरन की प्रेपरेशंस की बात हो रही है, देखो ओरल कौन सी इंजेक्टेबल प्रेपरेशंस हमें पता होना चाहिए, कौन सी ओरल प्रेपरेशंस है, कौन सी पेरेंटल प्रेपरेशंस, है ना। देखो फेरस ग्लूकोनेट ओरल प्रेपरेशंस है, फेरस सल्फेट भी ओरल है ना, ये दोनों तो ओरल है। तुम्हें इंजेक्टेबल बताना है, फेरस सुक्रोज इंजेक्टेबल है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज भी इंजेक्टेबल है। तो एल और एम ये दो तुम्हारे इंजेक्टेबल है। देख लो तुम्हें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, एल और एम ओनली दे रखा है, हमें ऑप्शन बी में हमारा करेक्ट है। फर्स्ट 2 हमारी ओरल है, सेकंड मतलब कि ये वाली 2 तो ओरल है और लास्ट 2 ये तुम्हारी पेरेंटल है, इंजेक्टेबल है। तो ठीक है, तुम्हारा आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया है। ओके, तो ओरल प्रेपरेशंस मैं लिखी हुई है, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट, कोलोडल, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और जो पेरेंटल है, इंजेक्टेबल है, उसमें आयरन डेक्स्ट्रान, फेरस सुक्रोज हो गया, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज हो गया, आयरन आइसोमाल्टोज 1000 हो गया। ये भी तुम्हें नाम सारे याद रखना। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन अकर्स व्हेन, कह ड्रग और ड्रग का इंटरेक्शन कब होगा भाई, ड्रग का ड्रग के साथ इंटरेक्शन की बात हो रही है। कह रहे पेशेंट फॉरगेट टू टेक द मेडिकेशन, पेशेंट भूल गया भाई मेडिकेशन लेना। फिर कह रहे फूड इंटरफेयर करेगा ड्रग के एब्जॉर्प्शन, तो फूड और ड्रग का इंटरेक्शन हो जाएगा बच्चों। ड्रग ऑल्टर इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, ये करेक्ट है, बाकी ड्रग इज एक्सपायर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी हो जाएगा, कह रहे एक ड्रग ऑल्टर करा रहे दूसरे ड्रग के इफेक्ट को, तो ये आपका ड्रग और ड्रग का इंटरेक्शन सिंपल सा ऑप्शन सी हो गया। कह रहे विच सेमीसोलिड बेस इज बेस्ट फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग फॉर टॉपिकल, टॉपिकल है बच्चों, टॉपिकल यूज के लिए बताइए कौन सा सेमीसोलिड बेस बेस्ट है, वाइट पेट्रोलेटम है या फिर तुम्हारा हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट एब्जॉर्प्शन बेस एनहाइड्रस लैनोलिन। तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट बेस्ट रहेगा बच्चों, है ना, फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग फॉर टॉपिकल यूज बिकॉज इट इज एन ऑयल इन वाटर इमल्शंस मेकिंग इट वाटर वॉशेबल एंड अलाउ फॉर बेटर इनकॉर्पोरेशन रिलीज ऑफ वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स। ओके, करें लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ रिसेप्टर्स टू एन एंटागनिस्ट कैन लीड टू इट्स, है ना। तो क्या होगा, अपर रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन, म्यूटेशन या डिग्रेडेशन। तो ये हो जाएगा हमारा अपर रेगुलेशन हो जाएगा, लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ रिसेप्टर्स टू एन एंटागोनिस्ट, तो इससे हो जाएगा अपर रेगुलेशन या फिर सुपर सेंसिटिविटी। कह रहा है जब रिसेप्टर्स आर कॉन्स्टेंटली ब्लॉक बाय एंटागोनिस्ट, सेल सेंस लैक ऑफ सिग्नल, है ना, एंड एक्ट थ्रू कंपनसेट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑन सेल सरफेस। ठीक है, तो बाकी एक होता है डाउन रेगुलेशन, जब दिस टिपिकल अकर विद क्रोनिक एक्सपोजर टू एन एगोनिस्ट, है ना, व्हेन
वेयर रिसेप्टर नंबर डिक्रीज ड्यू टू एक्सेसिव स्टिमुलेशन। ओके, तो डिलीरियम ट्रेमेंस इज ड्यू टू विड्रोल। किसके विड्रोल में तुम्हें ये सिम्टम डिलीरियम ट्रेमेंस देखने को मिलता है? बेंजोडायजेपिन्स, ओपियोइड्स, अल्कोहल किया कैनबिस। तो भाई अल्कोहल के केस में ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहे डिलीरियम ट्रेमेंस जो होता है सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। ओके, इट टिपिकली डेवलप 48 to 72 hours आफ्टर द लास्ट ड्रिंक इन इंडिविजुअल विद ए हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक हैवी अल्कोहल यूज। ओके, कह रहे मैच करने एंटीडोट को इनके इंडिकेशंस के साथ में तुमने मैच करना है बच्चों। देख लो, एट्रोपिन दे रखा है तुम्हें पेस्टिसाइड की पॉइजनिंग में, तो आप पढ़ते हो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में एट्रोपिन देते, करेक्ट है। नैलोक्सोन बच्चों ओपियोइड के लिए होता है, ओपियोइड की पॉइजनिंग में हमारा एंटीडोट जो है वो प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है नैलोक्सोन, करेक्ट है भाई। बी का तुम्हारा 3 होगा, बी का होगा 3। ओके, जो कि तुम्हें एक ही ऑप्शन में मिला है। अब देखो बी का 1, बी का 2, बी का 2, बी का 3 एक ही ऑप्शन में है मेरे बच्चों, है ना। प्रोटामिन सल्फेट आपने हिपैरिन के लिए एंटीडोट पढ़ा हुआ है, सिंपल सा हमारा ऑप्शन सी निकल के आया। इस तरीके के क्वेश्चंस बड़े लगते हैं बट होते बहुत इजी है ना, क्योंकि आपको 1 या 2 पता होते तो हमारे सारे आंसर निकल आते। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। एट्रोपिन हमने ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स पेस्टिसाइड्स की पॉइजनिंग में पढ़ते हो। नैलोक्सोन जो है ओपियोइड के लिए एंटागनिस्ट होता है। प्रोटामिन आपका हिपैरिन का एंटीडोट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कर एसेप्टिक टेक्निक जो होती है इन स्टीराइल प्रोडक्ट प्रेपरेशन इज मेनली टू प्रिवेंट, है ना। तो एसेप्टिक टेक्निक जो होती है स्टीराइल प्रोडक्ट प्रेपरेशन के लिए वो किसको प्रिवेंट करने के लिए होती है? पायरोजन का कंटामिनेशन, केमिकल डिग्रेडेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन या फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो माइक्रोब्स का जो कंटामिनेशन है बच्चों उसको प्रिवेंट करने के लिए होती है। तो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। फिर एसेप्टिक टेक्निक जो होती है ये क्या है? सेट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजन, जैसे कि तुम्हारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंजाई है ना, ड्यूरिंग द प्रेपरेशन एंड हैंडलिंग ऑफ स्टीराइल प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंजेक्टेबल्स हो गए, आईवी सॉल्यूशंस हो गए। दिस टेक्निक इन्वॉल्व वर्किंग इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, जैसे कि लैमिनार एयर फ्लो हुड्स जो होते हैं, है ना, एंड फॉलोइंग स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स टू मेंटेन स्टेरिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, कह रहे आइडेंटिफाई करेक्ट ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। देखो ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज कौन सा करेक्ट यहाँ पर है? देखो 4 तुम्हें ऑप्शन दे रखे, कौन सा करेक्ट है ये तुम्हें इस तरीके से आंसर ऑप्शंस मिले हैं, आंसर करने हैं। देखो आइसोनियाजिड हमने पढ़ा है भाई, हिपैटोटॉक्सिटी कराती है। आइसोनियाजिड हमारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है ना। आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड INHB से बोलते हो, है ना। इसमें पायरिडीन तुम्हारी रिंग होती है। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ना ये हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराती है, हमें पता है। बाकी एक विटामिन B6 साथ में देते हो, याद रखना है ना, टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके, फेनेटोइन के एडवर्स इफेक्ट आप देखोगे तो जिंजिवल हाइपरप्लाजिया, है ना, ये जो है हार्सुटिज्म, ये सब करा देती है, बिल्कुल सही है। एस्प्रिन की राइस सिंड्रोम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। और डिजोक्सिन से एरिथमिया हो जाएगा। देखो सारे ही करेक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो J, K, L और M चारों ड्रग इंड्यूस डिजीज है। इन ड्रग्स की वजह से ये डिजीज इंड्यूस हो रही है। सारी करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा। ओके, करेक्ट। ड्रग डिपेंडेंस इज करेक्टराइज्ड बाय, ड्रग डिपेंडेंस में क्या होता है? क्यूरियोसिटी अबाउट ड्रग, ओकेशनल यूज, क्रेविंग एंड कंपल्सिव लीगल प्रिस्क्रिप्शन यूज। तो ड्रग डिपेंडेंस है भाई, तुम उस ड्रग पे डिपेंड हो चुके हो, अब तुम्हें वो ड्रग चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, कैसे भी करके वो ड्रग लेनी है, क्योंकि हम उस पर डिपेंड हो चुके हैं। ड्रग डिपेंडेंस का मतलब है बच्चों क्रेविंग एंड कंपल्सिव ड्रग का यूज है भाई। कंपल्सिव मतलब अब तो उसको लेना कंपल्सरी हो गया, है ना। तो क्रेविंग एंड कंपल्सिव यूज यहाँ तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रग डिपेंडेंस कह रहे क्रोनिक relapsing brain disease characterized by compulsive need to seek and use a substance despite harmful consequences। ओके, इसमें क्या आता है बच्चों? इंटेंस डिजायर, क्रेविंग का मतलब होता है इंटेंस डिजायर टू टेक द ड्रग टू एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट और टू अवॉइड द डिस्कम्फर्ट ऑफ विड्रॉल। ओके, अब मैच करना है भाई तुमने, ठीक है, मैच करना है। देखो मैच करो, है ना, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करो। डायबिटीज में क्या होता है मेरे बच्चों? भाई डायबिटीज में क्या हो रहा है? ग्लूकोज बढ़ गया, इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकोज बढ़ गया, हाइपरग्लाइसेमिया बिल्कुल देखने को मिलता है। अनीमिया में क्या हो जाएगा? हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। A का 2, B का 1। सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है भाई? क्रिएटिनिन बढ़ेगा जब हमारा रिनाल फेलियर होगा। सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या हो जाएगा बच्चों? रेज्ड सीरम बिलीरुबिन, ठीक है। तो A का 2, B का 1, इस तरीके से ऑप्शन देख लो कौन सा A का 2
और बी का 1, सी का 4, डी का 3। देखो ऑप्शन बी में बच्चों दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर ऑप्शन बी निकल के आया। डायबिटीज में हमें पता है भाई शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। अनीमिया में क्या होता है भाई, आरबीसीज कम हो गए, हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया। सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है भाई, इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन, जिससे क्या हो जाएगा, सीरम बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। और जो रिनाल फेलियर है उसमें किडनी के फंक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटिनिन जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज यूज टू इम्प्रूव कंप्रेसिबिलिटी इन टैबलेट्स की कंप्रेसिबिलिटी को इम्प्रूव कराने के लिए क्या यूज करोगे, स्टार्च, मैग्नीशियम स्टीयरेट, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, एमसीसी जो होता है ना, एविसल इसका ब्रांड नेम होता है, बाकी टैल्क है ना। तो ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज यूज़ करेंगे बच्चों के कंप्रेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। एमसीसी जो होता है कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट फिलर बाइंडर यूज्ड इन डायरेक्ट कंप्रेशन टैबलेट फॉर्मुलेशंस बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग कंप्रेसिबिलिटी। ओके, अब फिर से तुमने मैच करना है पॉइजन को उसके कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स के साथ में, है ना। अभी तुम्हें पॉइजन उसके क्लिनिकल फीचर्स दिए हुए, एंटीडोट नहीं बताने तुमने, किसकी पॉइजनिंग में क्या करेक्टरिस्टिक है ये बताना है। ओपियोइड की पॉइजनिंग में क्या होगा, मिथेनॉल की पॉइजनिंग में क्या होगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की में क्या होगा, आर्सेनिक की पॉइजनिंग में क्या होगा। ठीक है, देखो ब्लाइंडनेस कहाँ पड़ी थी भाई, मिथेनॉल की पॉइजनिंग में होती है ना, तो बी का होगा 1। अब तुम देखोगे बी का 1 सिर्फ और सिर्फ, देखो बी का 1 ना यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, सिर्फ बी के 1 से तुम्हारा ऑप्शन निकल के आ गया, ऑप्शन ए। अगर तुम्हें पता था बी का 1 होगा तो तुम ऑप्शन ए करेक्ट कर देते, है ना। अब ओपियोइड की में हमने देखा था पिन पॉइंट प्यूपिल हो रहा था ओपियोइड की पॉइजनिंग में, है ना। बाकी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में एक्सेसिव सलाइवेशन हो जाएगा, आर्सेनिक की पॉइजनिंग में गार्लिक ब्रेथ हो जाएगा। ओके बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। तो यही लिखा हुआ है, ओपियोइड जो है ये पिन पॉइंट प्यूपिल करा देते हैं, मिथेनॉल की टॉक्सिटी में क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में क्या हो जाएगा, कोलिनर्जिक क्राइसिस जिससे कि एक्सेसिव सैलिवेशन हो जाएगा, और आर्सेनिक की पॉइजनिंग में क्या होता है, गार्लिक लाइक ओडर ऑन द ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट क्लोराइड आयन इन पेरेंटल सॉल्यूशंस में क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करना है बच्चों, बताओ किससे करोगे, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट, पोटाशियम परमैंगनेट या बेनेडिक्ट टेस्ट। तो हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट का यूज करके डिटेक्ट कर लेंगे क्लोराइड आयंस को। ओके, तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो है स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है क्लोराइड आयन के लिए। तो इसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है बच्चों AgNO3 को आप बोलते हो, है ना, इसको सैंपल में ऐड करोगे जिसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो इससे क्या बनेगा, व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड के AgCl के PPT बनेंगे, जो सोल्यूबल है अमोनिया सॉल्यूशंस में बट इनसोल्यूबल नाइट्रिक एसिड में। ओके, अब तुमने अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रेपरेशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, है ना। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की प्रेपरेशन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उनको तुम्हें अरेंज करना है। देखो बच्चों इसमें तुम्हें लिखा हुआ है डिपिंग ऑफ पिंस, जिलेटिन सॉल्यूशंस में पिन को डिप करते हैं, फिर लिखा हुआ है ट्रिमिंग एंड इजेक्शन ऑफ कैप्सूल शेल, फिर कह रहा है सेटिंग एंड ड्राइंग करेंगे जिलेटिन की कोटिंग को, फिर स्ट्रिपिंग द ड्राई करने के बाद तो स्ट्रिप करोगे, है ना, ड्राइड शेल से फ्रॉम पिंस। ठीक है, इस तरीके से, और तुम्हारे ऑप्शन इस तरीके से हैं। देखो अब तुम ऑप्शन भाई थोड़े से बड़े बड़े से ऑप्शन हो गए ना, चलो भाई, है ना, इस तरीके से ऑप्शन है भाई, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा ऑप्शन हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन ए, मैं तुम्हें बता देती हूँ, ऑप्शन ए निकल के आएगा, ए फिर सी फिर डी और फिर बी, ए सी डी और बी। ठीक है, सबसे पहले ए होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, फिर बी। सबसे पहले डिपिंग होगा, है ना, उसके बाद हमारा जो है ड्राइंग होगा, और उसके बाद तुम्हारा स्ट्रिपिंग होगा, और उसके बाद ट्रिमिंग और इजेक्शन सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, तुम्हें आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल्स के लिए इसके जो स्टेप्स हैं ना बच्चों, सबसे पहले डिप करते हो, डिपिंग होता है, जो स्टेनलेस स्टील की पिंस के पेयर्स होते हैं उनको डिप करते हो जिलेटिन सॉल्यूशंस में, है ना, कैप एंड बॉडी बनाने के लिए हम उनको पिंस को डिप करते हैं जिलेटिन सॉल्यूशंस में। उसके बाद स्पिनिंग करा जाता है, उनको रोटेट करोगे, पिंस को रोटेट करते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट, ताकि वो जिलेटिन सॉल्यूशंस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बच्चों, है ना, उसके लिए हम स्पिनिंग करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, डिप करा, उसके बाद क्या करा, हमने स्पिन करा, डिप करा जिलेटिन सॉल्यूशंस में पिंस को, ताकि कैप एंड बॉडी बना सको, फिर तुमने स्पिन कर दिया ताकि जिलेटिन सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। डिप स्पिन करने के बाद तुम क्या करोगे बच्चों, ड्राई करोगे, जिलेटिन को ड्राई करेंगे बाय ब्लास्ट ऑफ कूल एयर टू फॉर्म हार्ड शेल्स
एज अ पिंस मूव, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, डिप करके स्पिन करके हमने ड्राई कर लिया। ड्राई करने के स्ट्रिप करेंगे जो हार्डन कैप्सूल हाफ्स आर मैकेनिकली स्ट्रिप फ्रॉम द पिंस बाय ब्रोंजोज। हम क्या करेंगे, स्ट्रिपिंग करेंगे, उसके बाद ट्रिम करेंगे रिक्वायर्ड लेंथ बाय स्टेशनरी नाइफ्स, उसके बाद ज्वाइन कर देंगे ट्रिम्ड कैप एंड बॉडी पोर्शंस को हम ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद इजेक्शन फ्रॉम द मशीन। ओके, तो तुम्हें सारे स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले डिपिंग होगा, उसके बाद स्पिनिंग होगा, ठीक है। जिलेटिन सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करा, स्टेनलेस स्टील की पिंस को हमने डिप करा, डिप करने के बाद हमने उनको स्पिन करा ताकि वो जिलेटिन सॉल्यूशन यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद हमने ड्राई कर लिया, जो पिंस हैं जिलेटिन सॉल्यूशन उनके ऊपर है ना, उस कोटिंग को हमने क्या करा, फिर उनको हम ड्राई करेंगे, ड्राई करके हम स्ट्रिप करेंगे, ट्रिम करेंगे, फिर ज्वाइन कर देंगे। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, आप देखो नेक्स्ट कह रहे फॉर द बिलो असर्शन एंड रीजन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, आपने चूज करना है। कह रहे असर्शन में लिखा हुआ टैबलेट्स आर मोस्ट यूज्ड सोलिड डोज फॉर्म ड्यू टू देयर कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है भाई। टैबलेट्स है मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है भाई, टैबलेट्स को ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना। कह रहे हैं रीज़न लिखा हुआ है इसका, टैबलेट्स आर इजी टू मैन्युफैक्चर, इनको मैन्युफैक्चर करना आसान होता है, स्टेबिलिटी की भी इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल होती है ये, एंड कैन बी फॉर्मुलेटेड फॉर कंट्रोल्ड रिलीज, के लिए भी आप कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स पढ़ते हो है ना, वो बना सकते हैं। देखो बच्चों यही देखो, ये असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन है। वो जो क्वेश्चन होती है ना, असर्शन होता है फिर रीजन होता है, और ऑप्शन इस तरीके से होते हैं कि भाई दोनों करेक्ट है, या फिर देखो दोनों करेक्ट है दोनों गलत है, या फिर दोनों करेक्ट है और रीजन ना करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, या फिर दोनों ट्रू है बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बट यहाँ पर ना हमारा ना असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है ना वो करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को, है ना। तो इसलिए तुम्हारा आंसर जो है ऑप्शन ए निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, बहुत ज़्यादा आगे भाग गया, देखो हाँ, अब मैच करने टेराटोजेनिक ड्रग को उनके इफेक्ट के साथ में। टेराटोजेनिसिटी आप पढ़ते हो, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज डिफेक्ट इन द फीटस, है ना, ये टेराटोजेनिसिटी होती है। और जो ड्रग जो टेराटोजेनिसिटी कोज कराएंगे उनको हम टेराटोजेंस कहते हैं। अब टेराटोजेंस दिए हुए हैं और उनकी तो टेराटोजेनिसिटी, उनके टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करा रहे हैं, है ना। देखो इंडोमिथासिन क्या करा देगा बच्चों, इंडोमिथासिन प्री मैच्योर क्लोजर कराता है डक्टस आर्टेरियोसस का। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ड्रग उनके टेराटोजेनिक इफेक्ट तो आपको पता होगा। इंडोमिथासिन क्या कराते हैं, हमारे एनसेट्स में जो आता है प्री मैच्योर क्लोजर कराता है डक्टस आर्टेरियोसस का। तो ऑप्शन ए का 3 देखो बच्चों, सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऑप्शन ए का 3 दिया हुआ है ना। स्टिलबेस्टिरोल जो है वजाइनल कार्सिनोमा करा देगा टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग में। वाल्प्रोइक एसिड स्पाइना बाइफिडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। टेट्रासाइक्लिन जो है डिस्कलर्ड एंड डिफॉर्म्ड टीथ हो जाते हैं इनकी वजह से। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर 4 तुम्हें क्वेश्चन एक ही जगह पे मिल गए, बाकी अलग अलग तरीके से बच्चों वॉल्प्रोइक एसिड का स्पाइना बाइफिडा एग्जाम में आया हुआ है, और ये स्टिलबेस्टिरोल का वजाइनल कार्सिनोमा वाला भी एग्जाम में आया हुआ है। टेट्रासाइक्लिन का भी पूछा हुआ है, डिस्कलर्ड और डिफॉर्म्ड टीथ। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए मेरे हिसाब से क्लियर है। तो इंडोमेथासिन हमारा वही है, एनसेड्स में आता है, प्रीमैच्योर क्लोजर करा देगा डक्टर आर्टेरियोसिस का। फिटस में स्टिलबेस्टिरोल जो हमने पढ़ लिया, वजाइनल कार्सिनोमा इन द टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग। वाल्प्रोइक एसिड जो है ये क्या कराता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट स्पेशली स्पाइना बाइफिडा। और टेट्रासाइक्लिन जो है ये कैल्शियम से बाइंड करती है डेवलपिंग टीथ और बोन्स में, लीडिंग टू परमानेंट येलो ब्राउन डिस्कलरेशन एंड इनामल हाइपोप्लाजिया। ओके, स्ट्रोक इज कोज्ड बाय, भाई स्ट्रोक की कारण क्या है, ब्लड क्लोट की वजह से होगा, रप्चर इन मेजर आर्टरी टू ब्रेन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो जो स्ट्रोक है ना बच्चों, तो यहाँ पर ए और बी यहाँ पर रीजन है स्ट्रोक के, ए एंड बी ओनली, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 2, ठीक है। तो देखो स्ट्रोक जो है बच्चों, रप्चर इन द मेजर आर्टरी ऑफ ब्रेन इसकी वजह से भी होता है, बाकी क्लोट होगा ब्लड क्लोट की वजह से भी स्ट्रोक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मैच करना है फिर से तुमने, देखो एंजाइम इंडक्शन दिया हुआ है, एक तरफ एंजाइम इनिबिशन, प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट या इनिबिट रीनल एक्सक्रीशन। तो कौन सी ड्रग किस तरीके की ड्रग इंटरेक्शन कोज करा रही है ना। देखो हमने रिफाम्पिसिन को पढ़ा हुआ है, एंजाइम इंड्यूसर होती है भाई, एंजाइम इंडक्शन करा देती है। रिफाम्पिसिन के बारे में आप लोगों ने बात पढ़ी होगी। एंजाइम इनिबिटर्स में भाई हमने इरिथ्रोमाइसिन को, जो कि मैक्रोलाइड्स में आती है, तो ये एंजाइम इनिबिटर्स में आती है, ये भी आपने पढ़ा होगा, है ना। इनिबिट रीनल एक्सक्रीशन, तो इसके लिए आपने प्रोबेनासिड को पढ़ा होगा भी। प्रोबेनासिड जो होती है, जैसे कि पेनिसिलिन के साथ में इसकी इंटरेक्शन पढ़ते हो, पेनिसिलिन का ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है उसको इनिबिट करा के पेनिसिलिन का जो है ब्लड में लेवल बढ़ा देती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, है ना। देखो
अगर तुम्हें प्रोबेनासिड वाली इंटरेक्शन याद थी, है ना, तो डी का 2 देखो, अब डी का 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में डी का 2 दिया हुआ है ना। बाकी प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा वॉरफेरिन हो जाएगा, है ना, तो सी का हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे हिसाब से तुमने मैच कर ली, ऑप्शन ए तुमने करेक्ट निकाल लिया है। तो एंजाइम इंडक्शन में रिफाम्पिसिन जो है पोटेंट इंड्यूसर होता है, माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करा देता है। और जो इरिथ्रोमाइसिन है ये इनिबिटर होता है, CYP3A4 इनिबिटर है। और जो वॉरफेरिन होता है हाईली बाउंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन से, फ्रिक्वेंटली डिस्प्लेस बाय अदर ड्रग लीडिंग टू इंक्रीज फ्री ड्रग कंसंट्रेशन। और जो है प्रोबेनासिड बच्चों इंटरफेयर विद रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशंस ऑफ ड्रग, जैसे कि पेनिसिलिन। देखो अब देखो प्रोबेनासिड जो है बच्चों, पेनिसिलिन का तो क्या करेगा बच्चों, ट्यूबुलर सिक्रेशंस को इनिबिट करा रहा है। और यूरिक एसिड का ट्यूबुलर सिक्रेशन बच्चों उसके एक्सक्रीशन को एनहेंस कराएगा। इसीलिए प्रोबेनासिड यूरिक ड्रग में पढ़ते हो, जब तुम वो पढ़ते हो ना, ये गाउट वाली ड्रग पढ़ते हो, है ना, तो एक तो यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, एक उसका एक्सक्रीशन एनहेंस कराती है। यूरिक में प्रोबेनासिड आता है बच्चों, उसका एक्सक्रीशन एनहेंस करा रही होती है ये यूरिक एसिड का। ओके, ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग ड्रग आर विद बोथ टॉलरेंस भी कराएगी और विड्रॉल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। देखो भाई, हीरोइन के साथ में भाई टॉलरेंस और विड्रॉल सिम्टम्स है, डायजेपाम में भी है, कैनाबिस में, लेकिन भाई हमारी एस्प्रिन तो देखो एम नहीं होना चाहिए, जे के और एल होना चाहिए, जो कि तुम्हें ऑप्शन बी में दिया है। एस्प्रिन को छोड़ के बाकी तीनों के साथ में टॉलरेंस और विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हीरोइन जो है रिपीटेड यूज से टॉलरेंस कोज करा देती है ना। यूजर्स नीड मोर ऑफ ड्रग टू अचीव द सेम इफेक्ट, है ना, टॉलरेंस करा देती है। और अगर तुमने इसको एकदम से बंद कर दिया, एब्रप्ट सिजेशन की वजह से जो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डायजेपाम बेंजोडायजेपिन्स में आता है, तो ये भी टॉलरेंस प्रोड्यूस कराता है ना। और इसके विड्रॉल सिम्टम्स एंजाइटी ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। फिर कैनाबिस जो है, कैनाबिस फ्रीक्वेंट एंड लॉन्ग टर्म यूज इज नोन टू लीड टू टॉलरेंस, है ना। और कैनाबिस का विड्रॉल सिम्टम्स में इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, ये सब देखने को मिलता है। अब भाई फिर से मैच करना है हमने, मैच कर दो, बताओ एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी दे रखी है यहाँ पर। भाई हमें तो हैलोपेरिडोल दिख रहा है, जो कि बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ए का तो हमें दिख रहा है 2 होगा। और मेरे बच्चों ए का 2 मात्र तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में मिला है। ए के 2 से हमारा आंसर निकल के आ गया, है ना। एंटी एंजाइटी ड्रग में तुम्हारे बेंजोडायजेपिन्स का लोराजिपाम दिया है। थ्रोम्बोलिटिक जो कि फिब्रिनोलिटिक होते हैं, क्लोट को तोड़ देंगे, स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये सब पढ़ते हो। एंटी प्लेटलेट में डायप्रेडामोल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी निकल के आ गया। ओके, बाकी ये मैंने तुमको बता दिया। एंटीसाइकोटिक में तुम्हारा जो है हैलोपेरिडोल आ गया, एंटी एंजाइटी में बेंजोडायजेपिन्स का लोराजिपाम आ गया, थ्रोम्बोलिटिक्स में हमारा स्ट्रिप्टोकाइनेज आ गया, और एंटीप्लेटलेट में डायप्रेडामोल। एनसेड्स आर लाइक्ली टू इंटरैक्ट विद द फॉलोइंग ड्रग। तो एनसेड्स के इंटरेक्शन बच्चों देखो, वॉरफिन के साथ में है भाई, ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा हो जाता है ना, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है। मिथोट्रिक्सेट के साथ में भी है, और एस इनिबिटर के साथ में भी इंटरेक्शन, लेकिन पैरासीटामोल के साथ में नहीं है। तो एम नहीं आना चाहिए, जे के और एल आना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ओके, तो वॉरफिन के साथ में एनसेड्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज करा देते हैं रिस्क ऑफ सीरियस ब्लीडिंग व्हेन टेकन विद एंटीकोएगुलेंट लाइक वॉरफिन, है ना। मिथोट्रिक्सेट के साथ में क्या करेंगे, रीनल क्लियरेंस मिथोट्रिक्सेट का कम करा देंगे, जिससे कि टॉक्सिक मतलब भाई मिथोट्रिक्सेट जो है एक्यूमुलेट हो जाएगी, उसका रीनल क्लियरेंस को कम करा रहे हैं ना, ठीक है। और एस इनिबिटर के साथ में क्या कराते हैं, ये डिक्रीज द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्टिवनेस ऑफ एस इनिबिटर, इंक्रीज रिस्क ऑफ नेफ्रोटॉक्सिटी। ओके, अब फिर से भाई तुमने मैच करना है, करो मैच। देखो मिनरलोकोर्टिकोइड्स जैसे कि तुम्हारा एल्डोस्टेरोन होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड दे रखा है, एंड्रोजन्स और एंटी एंड्रोजन्स, ठीक है। तो देखो मिनरलोकोर्टिकोइड्स को एडिसन्स डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज कर लोगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को रिड्यूस इन्फ्लामेशन, एंड्रोजन्स कह रहे हैं स्टिमुलेट कराएंगे क्या, या फिर एंटी एंड्रोजन ट्रीट करोगे प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। तो भाई देखो इसका जो है सारे ही सीधे लिखे हुए हैं, ए का 1, बी का 2, मतलब सारे ही करेक्ट मैच है, ठीक है। मिनरलोकोर्टिकोइड एडिशन डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज कर लेंगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स रिड्यूस इन्फ्लामेशन, एंड्रोजन्स स्टिमुलेट कराते हैं आरबीसीज का प्रोडक्शन, और एंटी एंड्रोजन ट्रीट करेंगे प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी।
ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ओके, कह रहे मिनरलोकोर्टिकोइड्स हमारे एडिसन डिजीज जो होता है ना, तो जैसे कि मिनरलोकोर्टिकोइड में फ्लूड्रोकोर्टिसोन यूज होता है, तो एडिसन डिजीज में एड्रेनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी हो जाती है ना। फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड इन्फ्लामेशन को कम कराते हैं, वाइडली यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लामेटरी एंड ऑटोइम्यून डिजीज। एंड्रोजन्स कह रहे हैं, एंड्रोजन्स जो है इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराएंगे बच्चों। ओके, और एंटी एंड्रोजन जो है ये क्या करते हैं, एंड्रोजन डिपेंडेंट कंडीशंस जो है, प्रोस्टेट कंडीशंस जो कि हाइपरट्रोफिक कैंसर्स वगैरह को, उनके सबको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ड्रग आर यूज इन मैनेजमेंट ऑफ ओपियोड डिपेंडेंस। भाई ओपियोड डिपेंडेंस को मैनेज करने के लिए देखो ब्यूप्रिनोर्फिन, मीथाडोन, नाल्ट्रिक्सोन होगा, लेकिन डायजेपाम यूज नहीं होगा। जे, के और एल होगा जो कि तुम्हें ऑप्शन बी में मिला है। इन तीनों को यूज करेंगे ओपियोड डिपेंडेंस को मैनेज करने के लिए। ब्यूप्रिनोर्फिन जो कि पार्शियल ओपियोड एगोनिस्ट होता है ना, यूज करते हो रिड्यूस कराने के लिए क्रेविंग और विड्रॉल सिम्टम्स। मीथाडोन ओपियोड एगोनिस्ट है, ओपियोड के एडिक्शन को ट्रीट करने के लिए बाय हेल्पिंग पीपल रिड्यूस ओपियोड यूज एंड स्टे इन ट्रीटमेंट। ओके, और नाल्ट्रिक्सोन जो कि ओपियोड एंटागनिस्ट होता है, ये ब्लॉक कराता है इफेक्ट ऑफ ओपियोड और इसको यूज करते हैं ओपियोड एडिक्शन को ट्रीट करने के लिए। ओके, अब अरेंज करना है हमने फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सेल माइटोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस, है ना। तो ये माइटोसिस के डिफरेंट स्टेप्स है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सब पढ़ते हो, आपने इनको अरेंज करना है। यहाँ पर इंटरफेज लिखा हुआ है, फिर मेटाफेज, फिर टीलोफेज, फिर प्रोफेज, फिर एनाफेज, है ना। तो सबसे पहले कौन सा होगा बताओ, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ऑप्शन है, तो कि भाई सबसे पहले देखो ई सी डी इस तरीके से है, तो तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर इंटरफेज होता है, इंटरफेज के बाद प्रोफेज होगा, है ना, इंटरफेज होगा और उसके बाद होगा प्रोफेज। तो ए के बाद डी देख लो कौन से ऑप्शन में है, हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है ए के बाद डी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस इंटरफेज होता है, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टीलोफेज याद रखनी है, ठीक है। इंटरफेज में कह रहे सेल ग्रो करती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं इनटू क्रोमोसोम्स और जो न्यूक्लियर एनवेलप बिगिन टू ब्रेक डाउन, ठीक है। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स लाइन अप अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल। ओके, मेटाफेज में क्रोमोसोम लाइन अप होते हैं अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल। और जो हमारा एनाफेज जो होता है, इसमें क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होती है पुल्ड अपार्ट टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ओके, उसके बाद जो टीलोफेज होता है, इसमें न्यू न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म अराउंड द सेपरेटेड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विच बिगिन टू डीकंडेंस, है ना। तो बच्चों इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है कई बार कि न्यूक्लियर एनवेलप जो न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से कब आ रहा है। बाकी अभी तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स याद रखनी है कि भाई इंटरफेज का प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, है ना। तो देखो पी मैट से भी ये बन रहा है हमारा वैसे याद करने के लिए ना, प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा, फिर टीलोफेज होगा, और ये इंटरफेज तो है ही, ठीक है, याद रखना। जैसे मैच करना भाई, अब फिर से तुमने मैच करना है, फिर से मैच वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। देखो बच्चों कैसे मैच करोगे, अब तुम इसे मैच करके दिखाओ। स्केलेटल मसल्स लिखा हुआ है एक तरफ, नर्व, नेफ्रोन, म्यूकोसा ऑफ स्टमक। स्केलेटल मसल्स का काम देख लो क्या है, सिक्रेशन ऑफ एसिडिक जूस नहीं है, बॉडी का मूवमेंट कराएंगी, बिल्कुल कराएंगी। ए का 2, अब देखो तुम ए के 2 से तुमने ए का 2 लगाया और आंसर की तरफ तुम चले गए क्योंकि तुम्हारा ऑप्शन बी निकल के आ गया। ए का 2 सिर्फ और सिर्फ हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ओके, तो ए का 2 निकल के आया। और नर्व्स जो होती है वो कंडक्ट करती है इम्पल्स को, नेफ्रोन का काम है भाई यूरिन का फॉर्मेशन करना, और म्यूकोसा ऑफ स्टमक क्या करेगा, सिक्रेशन ऑफ एसिडिक जूस, है ना। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आप लोगों का करेक्ट है। तो स्केलेटल मसल्स का यही चारों बातें लिखी हुई है इसमें। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वही असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन तो इस तरीके से इसके होते हैं कि भाई दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, दोनों ट्रू है, असर्शन जो है वो करेक्ट है और रीजन उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। पहले तुम असर्शन और रीजन देखो क्या दिया हुआ है। कह रहे पेशेंट विद यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट है में एक्सपीरियंस डिसयूरिया, बिल्कुल करेक्ट बात लिखी है बच्चों, है ना, डिसयूरिया एक्सपीरियंस करते हैं। कह रहे यूटीआई इन्फ्लामेशन में, इन यूटीआई इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट अकर ड्यू टू बैक्टीरिया। यूटीआई जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भाई यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से, तो उस वजह से ही डिसयूरिया एक्सपीरियंस होता है, पेन ऑन पासिंग द यूरिन, है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो असर्शन तो ट्रू है,
रीजन भी ट्रू है और रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है असर्शन को। देखो दोनों करेक्ट है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिल्वर्सन मिक्सर इज प्रेफरेंशली यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एलिक्सर्स के लिए इमल्शंस, माउथ वॉश या सिरप। ओके, तो इमल्शंस के लिए ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तेरा सिल्वर्सन मिक्सर जो होता है हाई शेयर रोटर स्टेटर होमोजेनाइजर डिजाइन टू क्रिएट एक्सेप्शनली हाई एक्सेप्शनली स्मॉल ड्रॉपलेट साइज प्राइमरली डिजाइन टू होमोजेनाइज लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स इजिली, जैसे कि ऑयल एंड वाटर मेकिंग इट आइडल फॉर द। तो इसको किसके लिए यूज करते हो बच्चों? इमल्शंस के लिए यूज करते हैं इसको, है ना, सस्पेंशंस लोशंस क्रीम्स। ठीक है, इमल्शन सस्पेंशंस, तो हमारा जो आंसर निकल के आ गया इमल्शन। नेक्स्ट देखो, अब तुमने अरेंज करने हैं स्टेप्स ऑफ साइज रिडक्शन बाय रोलर मिल। अब देखो तुमने स्टेप्स अरेंज करने हैं, रोलर मिल से साइज रिडक्शन हो रहा है। अब बताओ कौन सा स्टेप पहले आएगा? कह रहे मटेरियल इज फेड फ्रॉम द होपर, क्रशिंग ऑफ मटेरियल, रोलर्स को रोटेट कराओगे, कलेक्ट करोगे रिसीवर में, गैप को एडजस्ट करोगे टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ रिडक्शन। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई? सबसे पहले क्या होना चाहिए? देखो ए होगा, इसमें लिखा हुआ ए, सी या बी। कह रहे क्रशिंग ऑफ मटेरियल होगा पहले, कि मेटल को फेड फ्रॉम द होपर, या फिर रोलर को रोटेट कराओगे, क्या कराओगे? तो तुम्हें क्या लगा? रोलर जो है रोलर रोटेट करेंगे। सबसे पहले सी होगा, तो ये दोनों काट दो। अब सी के बाद क्या लग रहा है? डी होगा कि ए होगा? भाई कलेक्ट करोगे रिसीवर में या फिर मटेरियल को फेड करोगे फ्रॉम द होपर? मटेरियल तो आने दो बच्चों, है ना। तो सी के बाद तो ए होगा, तो सी के बाद ए होगा, तो तुम्हारा ऑप्शन सी निकल के आ गया, है ना। मटेरियल फेड फ्रॉम द होपर, उसके बाद क्रशिंग होगा मटेरियल का बच्चों, उसके बाद गैप को एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल डिग्री ऑफ रिडक्शन, और जो है हमारा कलेक्ट करेंगे रिसीवर में। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ओके, अब फिर से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है बच्चों। असर्शन क्या लिखा हुआ है देखो, मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है हेड इंजरी के पेशेंट्स में, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आता है मॉर्फिन किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो हेड इंजरी वाले पेशेंट्स में मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। फिर कह रहे हैं अब बाय, ये बी वाई नहीं, बाय रिटेनिंग CO2 मॉर्फिन इंक्रीज कराता है इंट्राक्रेनियल टेंशन को, इसीलिए हेड इंजरी वाले पेशेंट्स में मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। असर्शन तो ट्रू है ही, रीजन भी ट्रू है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को। तो तुम्हारा ऑप्शन ए यहाँ पर निकल के आएगा करेक्ट आंसर। ओके, ये लिखा हुआ मॉर्फिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करा देता है, जिससे क्या हो जाएगा? रिटेंशन ऑफ CO2 हो जाता है, हाई लेवल CO2 का, उसकी वजह से हमारा सेरेब्रल वैसोडाइलेशन हो जाएगा, है ना, जिससे कि सेरेब्रल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है फिर से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन लिखा हुआ है वॉर्फिन इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क, ठीक है, टेकिंग एनसेड्स विद वॉर्फिन। तो अभी हमने देखा था एनसेड्स के इंटरेक्शंस देखे थे, तो वॉर्फिन के साथ में जो है एनसेड्स ब्लीडिंग रिस्क बढ़ा देते हैं, बिल्कुल करा देते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है इनके साथ में। रीजन में लिखा हुआ है एनसेड्स जो है ये डिस्प्लेस करा रहे हैं वॉर्फिन को फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन, तो देखो डिस्प्लेस भी कराते हैं, एंड कोज गैस्ट्रिक म्यूकोसल इंजरी, है ना। यहाँ पर भी दोनों करेक्ट है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं एनसेड्स इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क बाय कोजिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसल इंजरी, इनहिबिट कराते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को, एंड बाय डिस्प्लेस भी कराते हैं वॉर्फिन को प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, जिससे कि वॉर्फिन का फ्री लेवल बढ़ जाएगा, है ना। और इनका जो है डायरेक्ट एंटीप्लेटलेट इफेक्ट, जैसे कि एस्पिरिन हमारी एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है। ओके, जैसे विच टिश्यू ऑफ बॉडी इज फंडामेंटली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी? तो मसल्स एंड नर्व्स आर कनेक्टेड टू लिम्फोइड टिश्यू, तो ये हमारे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, तो लिम्फोइड टिश्यू इम्यूनिटी के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इट एक्ट एज साइट फॉर प्रोडक्शन मैचुरेशन प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, जो कि तुम्हारे WBCs होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए। अरेंज इन सीक्वेंस द फेट ऑफ ओल्ड RBCs सेल्स इन द ब्लड सर्कुलेशन, तो हमारे RBCs का लाइफ स्पैन 120 डेज पढ़ते हो, तो ओल्ड RBCs के साथ कैसे क्या होगा वो तुमने बताना है ना। उनके क्या क्या सीक्वेंस हैं, ABCD और E स्टेप्स लिखे हुए हैं, है ना। सबसे पहले क्या होगा? कह रहे हीमोग्लोबिन स्प्लिट होगा हीम एंड ग्लोबिन में। अब देखो A, C या B कौन सा पहले होगा? या तो A होगा, या फिर एनगल्फ बाय मैक्रोफेज लग रहा है, या फिर होगा A, C या B, ऑप्शन में देखो, है ना। देखो
है ना, ये दिए हुए हैं। तो एनगल्फ बाय, भाई सबसे पहले मैक्रोफेज एनगल्फ करेंगे ना, तो ऑप्शन सी पहले आ जाएगा, तो ये वाले काट दो। अब बी होगा कि ए होगा, देखो मैक्रोफेज ने एनगल्फ करा, उसके बाद फॉर्मेशन बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का, सबसे पहले तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा हीमोग्लोबिन में, तो उसके बाद ए होगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा हीमोग्लोबिन में ना, तो सी के बाद ए होगा, जो कि तुम्हारा ऑप्शन सी में दिया है, हीमोग्लोबिन टूटेगा हीमोग्लोबिन में, उसके बाद जो है बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की फॉर्मेशन होती है, फिर कॉन्जुगेशन होता है लीवर में, देन एक्सक्रीशन होता है बाइल में। ओके बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा सी निकल के आएगा। तो क्या क्या सीक्वेंस होते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या होते हैं, ओल्ड या डैमेज आरबीसीज होती है, उनको हमारे मैक्रोफेज आइडेंटिफाई करते हैं और उनको एनगल्फ कर लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, मैक्रोफेज के अंदर अब हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीज में से ब्रोकन डाउन आरबीसीज में से हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा और हीमोग्लोबिन स्प्लिट होता है बच्चों, ग्लोबिन जो कि इसका प्रोटीन पार्ट होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट हीम, है ना। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन और हीम में टूट गया, है ना, अलग सेपरेट हो गया, है ना। उसके बाद क्या होता है बच्चों, हीम जो पार्ट होता है ना, हीम पार्ट फर्दर ब्रोकन डाउन होता है, सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, बिली वर्डिन बनता है ग्रीन पिगमेंट, फिर वो रिड्यूस होकर बिलीरुबिन बनाता है येलो ऑरेंज पिगमेंट। ओके, उसके बाद जो बिलीरुबिन जो होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ट्रैवल करता है ब्लड से लीवर में जाता है, जहां पर केमिकली ज्वाइंट होता है ग्लूकोनिक एसिड के साथ में, जिससे कि क्या बनता है बच्चों, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनता है ना, उससे ये वाटर सोल्यूबल बन जाता है। अब जो हमारा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था, है ना, लीवर उसको सिक्रेट कर देगा इस कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बाइल में, जो रिलीज होता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इवेंचुअली एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स फॉर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। तो कौन कौन से भाई ड्रग ड्रग की इंटरेक्शन के क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, देखो एल्डरली एज ग्रेटर देन 65 ईयर्स, तो अब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है ड्रग इंटरेक्शन के लिए। पॉलीफार्मेसी, भाई देखो जब बहुत सारी कई ड्रग्स एक साथ ले रहे हैं, है ना, तो उसकी तरह ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है। हिपैटिक डिसफंक्शन, रीनल डिसफंक्शन की वजह से तो हो ही सकती है बच्चों, सारे ही फैक्टर है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जे के एल और एम सारे ही फैक्टर है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के, है ना, सारे फैक्टर है बच्चों। एल्डरली एज, चेंज इन फिजियोलॉजी, मल्टीपल हेल्थ कंडीशन की वजह से, है ना। पॉलीफार्मेसी, भाई साइमल्टेनियस मल्टीपल ड्रग का हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, और हिपैटिक रीनल डिसफंक्शन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द स्टेज ऑफ एडिक्शन डेवलपमेंट, है ना, कोई भी ड्रग की जो एडिक्शन डेवलपमेंट होती है उनमें क्या क्या स्टेज होती है। सबसे पहले क्या होगा, टॉलरेंस, क्या टॉलरेंस डेवलप होगी, इनिशियल ड्रग यूज, फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल या कंपल्सिव। भाई सबसे पहले तो तुम ड्रग को यूज करोगे ना, सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले हम ड्रग को यूज़ करेंगे, तो क्या कह रहे हैं ए और डी तो होगा नहीं, सबसे पहले तुम ड्रग को यूज़ करोगे, ड्रग को यूज़ करने के बाद क्या है, या तो ए हो या डी हो, तो क्या होगा, टॉलरेंस डेवलप होगी या फिर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाएगी। भाई ड्रग को यूज़ करोगे फिर टॉलरेंस डेवलप होगी, है ना, तुम्हें ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तुम पहले तो ड्रग को यूज़ करोगे, इनिशियली तुमने ड्रग को यूज़ करा, है ना, फिर क्या हो गया भाई, टॉलरेंस डेवलप हो गया, तुम्हें ज़्यादा डोज चाहिए उसकी, है ना, जितनी डोज ले रहे थे उसमें काम नहीं चल रहा, अब ज़्यादा डोज चाहिए। उसके बाद भाई क्या हुआ, हम जो है साइकोलॉजिकल इस पर डिपेंड हो गए, उसके बाद हम फिजिकली डिपेंड हो गए, और उसके बाद कंपल्सिव ड्रग का यूज़ हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए मेरे बच्चों करेक्ट निकल के आया हमारा। ओके, सबसे पहले भाई कह रहे हैं कि पर्सन ट्राइज अ सब्सटेंस फॉर फर्स्ट टाइम, है ना, तो इनिशियल ड्रग का यूज़ होगा, उसके बाद विद कंटिन्यू यूज बॉडी अडेप्ट रिक्वायर हायर और मोर फ्रीक्वेंट डोज टू अचीव सेम यूफोरिक या कामिक इफेक्ट, ना, टॉलरेंस डेवलप हो गई, फिर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गई, यूजर फील्स अ मेंटल एंड इमोशनल नीड फॉर द ड्रग, है ना, एक्सपीरियंसिंग क्रेविंग एंड बिलीविंग दे नीड द सब्सटेंस टू फंक्शन कोप और फील नॉर्मल। उसके बाद जो है फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, बॉडी हैज एडजस्टेड टू द प्रेजेंस ऑफ ड्रग लीडिंग टू फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स। ओके, उसके बाद जो है कंपल्सिव ड्रग का यूज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इसेंशियल ड्रग्स। इसेंशियल ड्रग्स के बारे में क्या है, शुड बी अवेलेबल टू पीपल इन सफिशिएंट अमाउंट, करेक्ट है। ड्रग दैट आर रिक्वायर्ड इन एपिडेमिक्स, सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन, एल वाला भी करेक्ट है। कंसिडर्ड इसेंशियली बाय क्लिनिशियंस व्हाइल प्रैक्टिसाइजिंग, तो यहाँ पर बच्चों एल और जे, फर्स्ट और थर्ड वाला करेक्ट है, जे और एल, जे और एल कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है ना।
ठीक है। इसेंशियल ड्रग्स आर WHO के अकॉर्डिंग इसेंशियल ड्रग्स क्या होती है? इसेंशियल ड्रग्स आर दोज दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन। कई बार एग्जाम में सिंपल सा इसेंशियल ड्रग का डेफिनेशन आप लोगों ने देख ही लिया है ना। कह रहा दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन, दे आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन डिजीज प्रिवेलेंस, एविडेंस ऑन एफिकेसी, सेफ्टी, कंपैरेटिव कॉस्ट, इफेक्टिव होती है, शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम इन एडिक्वेट अमाउंट। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, तुमने फिर से अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर टू प्रिवेंट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरैक्शन। कह रहे देखो, कह रहे इस तरीके से ऑप्शंस हैं। कह रहे सबसे पहले कह रहे टेक डिटेल ड्रग हिस्ट्री, चेक फॉर पोटेंशियल इंटरैक्शंस, एडजस्ट डोज और टाइमिंग इफ नीडेड, मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट। सारे सही लग रहे हैं, JKL और M है ना, ये तो सीरीज वाइज ही लग रहे हैं वैसे, JKL और M, हाँ सही है ना भाई। कह रहे टेक डिटेल ड्रग हिस्ट्री, चेक करेंगे कोई ड्रग इंटरैक्शन है, फिर एडजस्ट कर देंगे डोज या टाइमिंग है ना, उसके बाद मॉनिटर करेंगे एडवर्स इफेक्ट। ओके, तो ये लिखा हुआ है कि भाई टेक डिटेल ड्रग हिस्ट्री इंक्लूडिंग प्रिस्क्रिप्शन, OTC एंड सप्लीमेंट्स, फिर पोटेंशियल इंटरैक्शंस के लिए चेक करेंगे यूजिंग डाटाबेस या कंसल्टिंग या फार्मासिस्ट, एडजस्ट डोज या टाइमिंग इफ नीडेड, टेलरिंग द रेजिमेन टू अवॉइड द इंटरैक्शंस, उसके बाद मॉनिटर करेंगे रेगुलर फॉलोअप्स टू इंश्योर सेफ्टी। ओके, कह रहे फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। भाई हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या होंगे? देखो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, फटीग होगा, स्वेलिंग होगी लेग्स एंड एडिमा। लेकिन डिसयूरिया हार्ट फेलियर का सिम्टम होगा क्या? सी वाला ऑप्शन हटा दो, काट दो, A, B और D होगा। A, B और D हमें मिला है ऑप्शन 3 में, जो कि करेक्ट है। कह रहा फिर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, पैरासीटामोल इज रैपिड असर्शन। देखो एक्टिवेटेड चारकोल इज इफेक्टिव इन पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में एक्टिवेटेड चारकोल इफेक्टिव है इफ गिवन विद इन, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर दे दिया जाए एक्टिवेटेड चारकोल तो इफेक्टिव होता है। कह रहा है पैरासीटामोल, और इसका रीजन लिखा हुआ है पैरासीटामोल रैपिडली अब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द GIT से। कह रहा है पैरासीटामोल रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाएगी, इसीलिए जो है पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में एक्टिवेटेड चारकोल जो अगर तुमने विद इन 1 आवर दे दिया तो इफेक्टिव है। देखो दोनों ही करेक्ट है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ आर ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का। कह रहे पैरासीटामोल अब्जॉर्ब सो रैपिडली अब्जॉर्ब होती है तो एक्टिवेटेड चारकोल मस्ट बी गिवन वेरी अर्ली विद इन 1 आवर टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ ड्रग इट कैन बाइंड बिफोर इट एंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट देखो एंटीकोलिनेस्ट्रेज की पॉइजनिंग के लिखे हुए A, B, C और D। सेलेक्ट करना करेक्ट सीक्वेंस, वही उसी तरीके से तुम्हारा है, कौन सा पहले होगा। देखो गैस्ट्रिक, तो यहाँ पर एक बार ऑप्शन सारे दिख जाए हमें, दिख गए अभी, दिख गए ना। तो देखो गैस्ट्रिक लिवाज लिखा हुआ है, पहले हो ऑप्शन A हो सकता है, नहीं ये तो लास्ट में होगा, काट दो। फिर यहाँ पर देखो D है, तो मतलब D सबसे पहले होगा, मतलब टर्मिनेशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर टू पॉइजन, बिल्कुल सही है, D सबसे पहले होगा। उसके बाद क्या करेंगे, बच्चों, स्किन को वॉश करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन विद सोप एंड वाटर, WATER वाटर है ना। तो यहाँ पर B होगा, D के बाद B मिला है हमें ऑप्शन B में, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑप्शन B निकल के आएगा, है ना, ठीक है। तो टर्मिनेशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर टू पॉइजन, है ना, इमीडिएटली प्रायर टू प्रिवेंट फर्दर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। रिमूव कंटामिनेटेड क्लोथिंग, फिर वॉश करेंगे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को सोप एंड वाटर से डिकंटामिनेशन, ताकि जो है क्रूशियल है टू रिड्यूस फर्दर डर्मल एब्जॉर्प्शन। ओके, फिर जो है स्पेसिफिक एंटीडोट, रिपीट एवरी 10 मिनट, इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एट्रोपिन टू मैनेज मस्करनिक इफेक्ट। ओके, फिर गैस्ट्रिक लिवाज। ओके, तो यहाँ पर जो है C वाला सबसे अच्छा। हाँ, यहाँ पर भाई ऑप्शंस के अकॉर्डिंग D, B, A, अच्छा ऑप्शन में देखो बच्चों D, B ऑप्शन में यही दिया हुआ है ना, तो हम इसी तरीके से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा सही करेंगे, ठीक है। D, B फिर A और फिर C, इसमें जो लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, ऑप्शन B सही करेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्सूल फॉर्मुलेशंस यूज्ड फॉर मॉडिफाइड रिलीज। कह रहे मॉडिफाइड रिलीज के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्सूल फॉर्मुलेशंस जो कि मॉडिफाइड रिलीज के लिए यूज़ करते हो। मॉडिफाइड रिलीज के लिए आपके डिलेड रिलीज कैप्सूल्स आते हैं, एंटारिक कोटेड कैप्सूल्स, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, सस्टेन्ड रिलीज, है ना। तो इसमें से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल नहीं होंगे, J, K और M हो जाएगा, J, K और M ये वाला
ऑप्शन 1। ओके, कह रहे डिलेड रिलीज, एंटारिक कोटिंग, सस्टेन रिलीज, ये सारे मॉडिफाइड रिलीज में आते हैं। बाकी सॉफ्ट जिलेटिन जो है ये शेल का टाइप है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, अब तुमने फिर से मैच करना है पैकेजिंग टाइम विद इट्स प्राइमरी फीचर, है ना। पैकेजिंग टाइम, पैकेजिंग के टाइप लिखे हो, उसके फीचर्स लिखे हुए हैं। ग्लास बोटल्स है, स्ट्रिप पैकेज है, फ्लैक्सिबल पाउच है, एरोसोल कंटेनर। देखो फ्लैक्सिबल पाउच जो होते हैं ये देखो बच्चों लाइट वेट होते हैं, सुटेबल फॉर लिक्विड एंड सेमी सॉलिड्स। तो सी के 1 से देखो हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हैं, है ना। बाकी जो है उसके बाद देखो स्ट्रिप पैकेज, स्ट्रिप पैकेज का क्या लग रहा है यहाँ पर, देखो स्ट्रिप पैकेजिंग में फॉर्म्ड बाय फीडिंग 2 वेब्स ऑफ हीट सीलेबल फ्लेक्सिबल फिल्म्स। तो बी के 3 से हमारा ऑप्शन ए निकल के आ गया, नहीं बी के 3 से, एक सेकेंड, जो है हाँ बी के 3 से ऑप्शन ए निकल के आ गया, सही है ना। ठीक है, देखो ग्लास बोटल्स सुटेबल होते हैं पाउडर्स के लिए, टैबलेट्स के रियूजेबल हो जाएगा, और स्ट्रिप पैकेज हो जाएगा फॉर्म बाय फीडिंग 2 वेब्स ऑफ हीट सीलेबल फ्लेक्सिबल फिल्म्स। और जो फ्लेक्सिबल पाउच का मैंने तुमको लाइट वेट बता दिया, एरोसोल्स जो है हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट इन इट्स कूल्ड लिक्विड फेज इज एडेड। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, तो यही लिखा हुआ ग्लास बोटल्स वाइडली यूज फॉर पाउडर्स एंड टैबलेट्स, और स्ट्रिप पैकेजिंग स्पेशली मैन्युफैक्चर बाय सीलिंग 2 लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल फिल्म अराउंड ए प्रोडक्ट। फ्लेक्सिबल पाउच जो होते हैं ये लाइट वेट होते हैं, है ना, वर्सेटाइल फॉर बोथ लिक्विड्स एंड सेमी सॉलिड्स। एरोसोल्स की कंपोनेंट एरोसोल सिस्टम का एडिशन ऑफ प्रोपेलेंट ऑफन हाइड्रोकार्बन इट्स लिक्विड फॉर्म। ओके, लिक्विड फेज। नेक्स्ट देखिए सिस्टमिक एंटासिड तुमने से पूछा, फॉलोइंग सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक एंटासिड्स में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट आप लोग पढ़ते हो, तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है। बाकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगालड्रेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनाइजेशन। देखो बच्चों वैक्सीन हो गया, टॉक्सोइड्स हो गया, ये सभी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, लॉन्ग लास्टिंग जो होती है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे। बीसीजी वैक्सीन हो गई, एमएमआर वैक्सीन हो गई, टिटेनस टॉक्सोइड हो गया। लेकिन एंटी सीराज जो होते हैं ये हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के एग्जांपल में हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा पैसिव इम्यूनाइजेशन में इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज टू अ पेशेंट टू प्रोवाइड इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन। एंटी सीराज जैसे कि एंटी रेबीज, एंटी विनोम, टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स कंटेन दिस रेडीमेड, इनमें एंटीबॉडीज होती है डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन या एनिमल सीरम। ओके, तो ये हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं एंटी सीराज जो होते हैं। कह रहा सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स इन मीजल्स, मीजल्स के सिम्टम्स जो होते हैं ना, तो क्या क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले फीवर डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके ऑप्शन इस तरीके से हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, फीवर डेवलप होगा। सबसे पहले ऑप्शन डी ऑप्शन, देखो दो लास्ट के 2 ऑप्शन तो काट दिए, सबसे पहले फीवर डेवलप होता है। ठीक है, तो शुरू के 2 होंगे। ठीक है, देखो वो 2 ऑप्शन तो कट गया, सबसे पहले फीवर डेवलप होगा। अब फीवर के बाद क्या होगा, ए होगा कि ई होगा, देखो टीनी वाइट स्पॉट विद कोप्लिक स्पॉट। हाँ, फीवर डेवलप होने के बाद जो है कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं मीजल्स में इनसाइड द माउथ, तो ए होगा, ये वाला करेक्ट है, फिर ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद जो है स्मॉल फ्लैट रेड स्पॉट ऑन द फोरहेड एंड हेयर लाइन हो जाएगा, और उसके बाद रैश स्प्रेड हो जाएंगे ट्रंक एंड लोअर लिम्स, और उसके बाद जो है स्पॉट मार्ज इनटू ब्लोची पैचेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मीजल्स के सिम्टम्स के ऊपर है बच्चों क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन ए निकल के आएगा। तो कह रहा है सबसे पहले फीवर डेवलप होता है, स्टार्ट विद हाई फीवर, कफ, रनी नोज एंड रेड आइज, टीनी वाइट स्पॉट विद रेड रिंग, ये कोप्लिक स्पॉट होते हैं, है ना, इनसाइड द माउथ अपीयर 2 to 3 days आफ्टर इनिशियल सिम्टम्स। उसके बाद स्मॉल फ्लैट रेड स्पॉट इन द फोरहेड एंड हेयर लाइन अपीयर 3 to 5 days आफ्टर इनिशियल सिम्टम्स। फिर रैशेस स्प्रेड द ट्रंक और लोअर लिम्स में, स्पॉट मर्ज हो जाते हैं ब्लोची पैचेस में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन फिजिकल डिपेंडेंस करेक्टराइज बाय। फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब है भाई किसी ड्रग पे तुम फिजिकली डिपेंड हो गए हो। डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ ड्रग, अगर तुमने ड्रग को डिसकॉन्टिन्यू करा तो उससे करेक्टरिस्टिक विड्रॉल सिंड्रोम देखने को मिलेगी, क्योंकि हम फिजिकली डिपेंड हो चुके हैं उस ड्रग पे। कर ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट प्रोड्यूस बाय रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूस बाय एम्फेटामिन और कोकेन जो है बच्चों फिजिकल डिपेंडेंस कोज नहीं कराएंगी। बाकी फिजिकल डिपेंडेंस मैनिफेस्टेशन सोमैटिक सिम्टम से भी करेक्ट है। तो आपको ऑप्शंस तो इस तरीके से बताने हैं ना, तो फिजिकल डिपेंडेंस में जे, के और एम होगा, इसमें एल नहीं होगा।
एल नहीं होगा, जे के और एम होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। ओके, तो यही लिखा हुआ है, ठीक है, फिजिकल डिपेंडेंस में ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें फिजिकली हम डिपेंड हो चुके हैं, तो अगर हमने उस ड्रग को डिसकंटिन्यू करा तो उसे जो है विड्रॉल सिंड्रोम्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जो एम्फेटामिन और कोकेन जो है ना, ये ड्रग जो है ये फिजिकल डिपेंडेंस कोज कराती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या निकल के आया इसका, जे के और एम। ओके बच्चों, तो इतने ही क्वेश्चन आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।